तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लेक्चर नंबर 10वां है, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है एवं उसके सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो इसको तैयार करना आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले लेक्चर नंबर 10 में सूक्ष्मदर्शी क्या होता है इससे शुरुआत करते हैं। उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी को जानेंगे, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार को जानेंगे। उसका पहला प्रकार क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी, उसको जानेंगे। फिर बच्चों इसके सिद्धांत को तथा इसके रेखा चित्र एवं बच्चों इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों इस टॉपिक में कि सूक्ष्मदर्शी आखिर होता क्या है। तो इसको सबसे पहले बच्चों इस सूक्ष्मदर्शी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी अर्थात बच्चों सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जिसके द्वारा दर्शाया जाता है उसको क्या क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अर्थात बच्चों छोटे छोटे चीजों को दर्शित करने वाले जो वस्तु होते हैं उसी को ही सूक्ष्मदर्शी कह देते हैं। वही यहाँ पर बोला गया है, ऐसा यंत्र जो छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। देख सकते हैं यह बच्चों नाम से सिद्ध है, सूक्ष्मदर्शी अर्थात छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए जो दर्शी का उपयोग किया जाता है उसे ही सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर कह देते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा क्या होते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी को बचपन में कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, ध्यान देंगे ये क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। आपने बच्चों इस चीज को स्कूल लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है बच्चों, यही तो है सरल सूक्ष्मदर्शी। देख सकते हैं इसको हम लोग कभी भी कंपास बॉक्स से लेते थे, उसमें मिल जाता था। इसको हम लोग ऐसे उठाकर देखा करते थे। यही क्या है, यही तो सूक्ष्मदर्शी है बच्चों। यही क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, जिसकी सहायता से हम लोग छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी बड़ी क्या बच्चों प्रतिबिंब में देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम इस अक्षर से इस अक्षर को इस प्रतिबिंब से देखें तो क्या दिखाई देती थी, हमको बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। अब बच्चों ज्यादातर ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है देखने को नहीं मिलता है। तो वही क्या है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी, यह एक कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। देख सकते हैं ये क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से छोटी वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। बचपन में बच्चों हम लोग इस छोटे से बच्चों जो ये हम लोग के कंपास बॉक्स में मिल जाता था, इस छोटे से हम लोग इतना खुश रहते थे, इतना इसको देखते थे। यही क्या है, यही तो है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी यही है। देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी को समझ चुके हैं। अब क्या समझ लेते हैं, इसके सिद्धांत को देख लेते हैं कि आखिर इसके सिद्धांत आखिर होता क्या है। तो देखेंगे बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार, सरल सूक्ष्मदर्शी के इस सिद्धांत के अनुसार, जब उत्तल लेंस में वस्तु F तथा O के बीच स्थित होती है या फिर बच्चों रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ पर क्या कह दिया बच्चों, इसको हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या बना देते हैं बच्चों, यहाँ पर रेखा चित्र देख लेते हैं। तो रेखा चित्र में बच्चों क्या हो जाएगा, क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्या लेंगे, उत्तल लेंस ले लेते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पर उत्तल लेंस ले लेते हैं। देख सकते हैं बच्चों कुछ इस प्रकार से, ये क्या हो गया बच्चों, उत्तल लेंस हो गया। ये इसका लंब हो गया, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया। और इसको बच्चों केंद्र बिंदु हम लोग O मान लेते हैं। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। देख सकते हैं। अब इसी पर बच्चों, अब इसी पर क्या रखा है, इसी पर एक वस्तु रख देते हैं, इसी पर एक वस्तु रख देते हैं। इसको भी नाम दे देते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार से।
अब बच्चों ये जो वस्तु ए बी है इसको एक केंद्र से गुजारेंगे और एक बच्चों अक्ष से सीधे ये फोकस दूरी पर गुजारेंगे अर्थात एफ से गुजारेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, एक को बच्चों सीधे ही क्या करेंगे हम लोग केंद्र बिंदु ओ से निकाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार से बच्चों एक हम लोग यहाँ से देख लेते हैं फोकस दूरी पे होते हुए कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, जो प्रकाश का माध्यम है इधर से जा रहा है, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है इधर बढ़ रहा है, देख सकते हैं। एफ यहाँ पर क्या है बच्चों, फोकस दूरी है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को क्या किए सिद्धांत के अनुसार उत्तल लेंस में वस्तु, ये जो वस्तु है बच्चों ए बी क्या है यहाँ पर वस्तु है तथा फोकस दूरी O के बीच स्थित हो, देख सकते हैं, तथा फोकस दूरी O और फोकस दूरी F और O के बीच क्या हो, स्थित हो, केंद्र बिंदु पर स्थित हो। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा बनता है। देख सकते हैं बच्चों इस यह जब दोनों जब इधर जाएंगे तो इधर बच्चों ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, ये आपस में दूर दूर ही चले जाएंगे। अब बच्चों इसको बात आती है मिलाने की, तो ये किस तरह से मिलेंगे, ये आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा मिलेंगे। तो किस प्रकार से बच्चों, हम लोग इसको पीछे कर देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, इसी प्रकार से बच्चों इसको भी पीछे कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट पर ये दोनों मिल जाते हैं, एक पॉइंट पर क्या हो रहे हैं बच्चों, ये दोनों मिल जाते हैं और यही क्या है बच्चों, यही यहाँ पर हमको वास्तविक प्रतिबिंब मिल गया है। देख सकते हैं, इसको हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, इसको ए डैश मान लेते हैं, इसको बी डैश मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे बच्चों, देख सकते हैं सिद्धांत में बोला गया है, एक बार और सिद्धांत को देख लेते हैं, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस में वस्तु को एफ व क्या बच्चों ओ के बीच स्थित रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। देख सकते हैं वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा सीधा बढ़ रहा है, आभासी अर्थात बच्चों आगे कहीं भी नहीं बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, इसलिए आभासी बढ़ रहा है और हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पर वस्तु है, वस्तु से हमेशा ये क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर बड़ा बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए आगे और क्या होगा, आगे अब हम लोग बच्चों इसको मिला देते हैं, यहाँ पर इसको मिलाने का प्रयास करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसी को बच्चों हम लोग सी नाम दे देते हैं, इसी को सी नाम यहाँ पर दे देते हैं और बच्चों इसके केंद्र बिंदु से इसको भी मिला देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और त्रिभुज का यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, निर्माण हो गया। अब यहाँ से जो त्रिभुज बना है इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इधर जो है बच्चों उसको बीटा मान लेते हैं, अर्थात यहाँ कोण बना है वो बीटा है, यहाँ का कोण बना वो अल्फा है, ये एल एक क्या है बच्चों, लेंस है। अब बच्चों इसके बात करें दूरी को भी देख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चों, डी लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसके डेरिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात क्या समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, इसके आवर्धन क्षमता को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों इसके आवर्धन क्षमता को भी पूछ लिया जाता है। कई बार बच्चों आपको इसके रेखा चित्र को भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो आपको इतना बना देना है, आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकाल लेते हैं। इसके लिए आवर्धन क्षमता के लिए, तो आवर्धन क्षमता के लिए जब हम लोग बच्चों सूत्र निकालेंगे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहले बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। चूंकि बच्चों ये जो कोण का मान है अत्यंत छोटा है, तो अत्यंत छोटा होता है तो क्या करते हैं हम लोग टेन थीटा डाल देते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 बीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 10 अल्फा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, अब ध्यान देंगे, अब इसी पर हम लोग क्या लगाएंगे, आपने बच्चों 10th में लाल बटे कक्का पढ़ा ही होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाता है, उस फार्मूला को लगा देंगे। यहाँ पर बच्चों फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे में ही लिख देते हैं, चूंकि बच्चों क्या होती है, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लंब बटे आधार हो जाता है, तो लंब बटा आधार अगर बच्चों इसमें हम लोग लगाएं तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार अगर हम लोग इसमें लगाएं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 बीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार देखेंगे, 10 बीटा का मान क्या है बच्चों, लंब बटा आधार। अब बीटा वाला कौन सा है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है,
दो बन रहा है, एक हो गया O A और B, दूसरा कौन सा हो गया C A डैश और O देख सकते हैं। तो ये जो बीटा वाला है बच्चों O A और B के बीच बन रहा है, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पास A और B हो जाएगा, लंब क्या हो रहा है यहाँ पास A और B हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इसके बटे में क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है बच्चों O से A है या फिर A से O है, तो क्या कर देंगे A से O कर देंगे। अब इसके बटे में बच्चों, इसके बटे में tan अल्फा का मान क्या है, अल्फा का देख सकते हैं जो लंब है बच्चों A और A डैश और C है, तो क्या कर देंगे A डैश और क्या कर देंगे बच्चों C कर देंगे। इसके अपॉइंट में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, तो A डैश O क्या है, आधार है, तो A डैश और O यहाँ पर आधार आ गया। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक बी ए बी और ओ, और एक क्या बन रहा है यहाँ पर ओ ए डैश और सी बन रहा है, तो उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे इसके डेरिवेशन में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब ये जो भाग में है इसको गुणा में कर देते हैं, ये जो बच्चों इनटू में है उसको डिवाइडेड कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का वैसे ही रहेगा बच्चों, ए बी के अपॉइंट में क्या है ए ओ है, उसको लिख देंगे इनटू में बच्चों। अब ये जो नीचे वाला है वह ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है, जो ऊपर वाला है बच्चों वह नीचे वाले के साथ हो जाता है, तो a डैश o को ऊपर कर देंगे, और बच्चों अपॉइंट में क्या बचा, a डैश और c बचा है, देख सकते हैं। अब बच्चों हमको चूंकि पता है, हम लोग अब a डैश और c को क्या मान सकते हैं, a डैश और c को a भी यहाँ पर रख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर a डैश C इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। अब ए बी क्यों लिखेंगे, ध्यान देंगे इधर ध्यान देंगे, ए डैश और C किसके बराबर है बच्चों, ए और बी के बराबर ही तो है, अर्थात ये वस्तु की जितनी दूरी है ए से बी, जितने इसका लंबाई है, हाइट है, उतना ही हाइट तो बच्चों ए डैश और C का भी है, तो यहाँ पर ए डैश और C के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब ए बी क्यों लिखेंगे, ताकि बच्चों ये ए बी से वह कैंसिल हो जाए। ध्यान देंगे m इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या है ए ओ है, इनटू में बच्चों ए डैश और ओ है, इधर क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे, तो ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब क्या बचा उसको लिखेंगे, तो क्या बचा है m इज इक्वल टू ऊपर का ए डैश और ओ बचा है, अपॉन में क्या बचा ए और ओ बचा है। अब बच्चों इसके हम लोग मान को लिख देते हैं, अर्थात किसके मान को, ए डैश और ओ का मान क्या है, ए डैश और ओ का मान क्या है, और ए और ओ का मान क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों ए डैश और ओ का मान क्या है, यहाँ पर डी है, देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डी लिख देंगे, और ए और ओ का मान क्या है, ए और ओ का मान क्या है बच्चों, अर्थात दूरी क्या है यू है, तो यहाँ पर यू लिख देंगे। तब क्या करेंगे बच्चों, तब आगे देख सकते हैं जो फाइनल आंसर है हमारा निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर m इज इक्वल टू डी अपॉन यू यहाँ पर निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। यही क्या है बच्चों, यही आवर्धन क्षमता के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है जो निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। जो आंसर है बच्चों यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग इसके रेखाचित्र को भी देख चुके हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी के, और सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, इसके सिद्धांत तथा बच्चों इसके रेखाचित्र एवं आवर्धन क्षमता के लिए यहाँ पर सूत्र ज्ञात कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसी नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।